दोस्तों 29 सितंबर 2008 आज से 17 साल कबल मालेगांव शहर के भिक्कू चौक इलाके में दौरान नमाज के बाद जब लोग निकले तो बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग जख्मी हुए थे। 17 सालों से एनआई कोर्ट में मुंबई में इसकी समाअत जारी थी। कोर्ट ने आज फैसले का दिन था। आज फैसला लेते हुए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत 7 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं मरने वालों को 2 लाख रुपया हर्जाना दिया जाए और जख्मियों को 50,000 रुपया हर्जाना देने का कोर्ट ने आर्डर जारी किया है। आज मालेगांव बम धमाके के ये 7 मुलजिमीन का बाइज्जत बरी होना शहर में तशवीश का बाइस है। फिरका परस्त तो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं। जमीयत इस बाबत फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेगी। आने वाले वक्तों में इसकी दोबारा समाअत हो सके। 29 सितंबर 2008 भिक्कू चौक के होने वाले बम धमाके में 6 लोग हलाक हुए थे, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हुकूमत अब इन लोगों को 2 लाख रुपए महलूकी को हर्जाना देगी और जख्मियों को 50,000। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए जजमेंट में ये कहा है कि एटीएस की चार्जशीट और एनएआई की चार्जशीट इन दोनों में बहुत तजाद है। साध्वी प्रज्ञा सिंह को महज एक गाड़ी उसके नाम पर होने की बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया और कर्नल पुरोहित ने ये बम धमाके के मवाद प्रोवाइड किए, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। हैरत की ये बात है कि 17 सालों में हिंदुस्तानी एजेंसियां सबूत और शवाहिद भी मजबूत नहीं दे सकी। ये ऑफिसरान के लिए और एजेंसियों के लिए शक के घेरे में लाता है कि इन लोगों ने ऐसी चार्जशीट तैयार की कि मुलजिमीन बाइज्जत बरी हो गए। आने वाले दिनों में लोगों का इंसाफ पर से भरोसा उठता जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह को जिस वक्त तो बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बनाकर संसद में भेजा था, उसी वक्त तो लोगों ने ये कयास कर लिया था कि ये केस यकीनन छूट जाएगा। मालेगांव शहर से भी बेशतर अफराद आज जमीयत के अरकान वहां कोर्ट में पहुंचे थे, जिन लोगों को काफी निराशा हुई और जो लोग हलाक हुए आज उन लोगों की इस फैसले पर नजर थी। आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, जो लोग जख्मी हुए थे उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मालेगांव शहर की आज नजर लगी हुई थी कि ये क्या फैसला आता है। इस फैसले से मालेगांव शहर में नाराजगी का माहौल। आज जबकि मालेगांव बम धमाके के ये मुलजिमीन बाइज्जत बरी रिहा कर दिए गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये धमाका किया किसने। यानी हिंदुस्तान में 17 साल गुजर जाने के बाद भी असल मुलजिमीन का पता नहीं लग पाता। ये डिपार्टमेंट की और हुकूमत की कहीं ना कहीं से कमजोरी है कि अगर ये लोग बाइज्जत बरी हुए तो फिर असल मुलजिम कौन है। क्या हुकूमत इसका पता लगा सकेगी और मुतासरीन को इंसाफ दे सकेगी। आज ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआई विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंजोर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने पर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए, उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में
माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को MCOCA से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन UAPA से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, IPC होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साहेब, ज्या पद्धतीने हिंदू दहशतवादावरती जास्त भर दिला जात होता त्याला या एकूणच निकालातनं काय आपण हे एकदा कव्हर करून घेऊ. दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट. UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो 2-fold टेस्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाई और धारा 45(2) अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन पूर्व सम्मति आवश्यक होती है केंद्र सरकार की, वे दोनों सैंक्शन जो एक ACS होम महाराष्ट्र सरकार ने दी थी और केंद्र सरकार की थी ही नहीं, तो जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की थी वो दोनों सैंक्शन पूर्व सम्मति डिफेक्टिव थी, ऐसा निष्कर्ष माननीय न्यायालय ने निकाला. धर्म के संबंध में भी कुछ कोर्ट ने कहा. धर्म के संबंध में माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है. जब तक हमको जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं मिलती, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा. फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसके बारे में जिक्र किया. दिस इज अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटेमिनेट हुआ था. जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था, तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए. इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी. वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ था. इस कंटेमिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता. कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर से RDX मिलना और बम बनाने को लेकर भी जिक्र किया है कोर्ट में. किती तथ्य आहे, जरी तुम्ही आरोपीचे वकील असलात तरी 200% चुकीचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कारण सांगतो. जरी आम्ही आरोपीचे वकील असलो तरी तो पॉइंट मीच काढलेला होता की लक्षात घ्या, जर फॉरेन्सिक एक्सपर्टनी कलेक्शन केलं बरोबर तर त्याला थोडीशी क्रेडिबिलिटी येते. फोरेन्सिक एक्सपर्ट जागेवर उभे होते आणि त्यांनी पोलिसांच्या हवालदारांना सांगितलं की ते सॅम्पल उचल, ते सॅम्पल उचल, ते सॅम्पल उचल. फोरेन्सिक एक्सपर्ट जागेवरनं निघून गेले आणि नंतर दिवसभरामध्ये कधी पोलिसांनी ते स्थानिक पोलिसांनी नाशिकच्या कधी ते सॅम्पल्स सील केले, कसे सीज केले, पंचनाम्याअंतर्गत खरंच सीज केले की नाही केले, जर देवळालीमध्ये सुधाकर चतुर्वेदींच्या घरी हे लोक RDX प्लांट करण्यापर्यंत यांची जर मजल जाऊ शकते तर इथे RDX चे ट्रेसेस सीन ऑफ ऑफेन्सच्या सॉइलमध्ये किंवा तिथल्या मातीमध्ये मिसळून सॅम्पल FSL ला पाठवायला काय अवघड होतं यांना. त्याच्यामुळे फक्त डिफेन्सचं वकील म्हणून नाही पण तुम्ही एक निष्पक्ष व्यक्ती म्हणून जरी हे बघितलं तरी असा कोणताही पुख्ता पुरावा माननीय न्यायालयासमोर आलेला नाही जेणेकरून या कोणत्याही आरोपींची ह्या खटल्यामध्ये किंवा या तथाकथित गुन्ह्यामध्ये सदोष सहभाग असेल याची कोणताही हवाला देता येणार नाही. निष्पक्ष पद्धतीनं मग हीच गोष्ट म्हणता येईल का की पुराव्यांअभावी आरोपी निर्दोष नाही असं म्हणता येणार, कारण एक पुरावा नाही मिळाला, एक कुठेतरी फॉल्ट असेल तर ठीक आहे. तुमच्याकडे कॉन्स्पिरसीचा पुरावा नाही कारण एकही मीटिंग नाही. आलं लक्षात. जे लोक तुम्ही साक्षीदार म्हणून हजर केले त्या लोकांना जे कधी भोपाळला गेलेच नाहीत, आमचा यशपाल भाडाना भोपाळला कधी गेला नाही, ATS त्याला तिकडे घेऊन गेलं आणि त्याला 4-5 दिवस कस्टडीमध्ये ठेवलं होतं आणि त्याला सांगितलं की तुम्ही स्टेटमेंट द्या की तू भोपाळला गेला होता आणि जी भोपाळची मीटिंग झाली होती तिथे तू चहा नाश्ता सर्व केला होता. दादन चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे जी गोष्ट नाही ते सिद्ध करण्याचा जर प्रकार जर या लोकांनी केला असेल किंवा प्रयत्न केला असेल तर त्याला शंकेच्या अभावी नाही म्हणता येणार, जरी बचाव पक्षाचे वकील असलो तरी. हिंदू धर्माच्या भावना अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. 17 वर्ष केलेला संघर्ष आज त्याला न्याय मिळाला आणि हिंदू बांधव त्याला उत्सव म्हणून साजरा करू एक फटाक्याची लढ पुढे माध्यमातून अनेक हिंदू प्रेमींना काँग्रेसने त्याच्या राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून वर्षानुवर्ष तुरुंगामध्ये टाकलं. त्यांच्यावर अनेक अन्याय आणि अत्याचार झाले आणि आज माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून परत एकदा सिद्ध झालेलं आहे की भगवा हा कधी आतंकवादी नव्हता, राहणार नाही आणि याच्यानंतर सुद्धा नसेल असं माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातून सिद्ध झालेलं आहे. आणि आम्हाला याचा अभिमान आहे की आम्ही भारत देशामध्ये राहतो जिथं संविधान प्रमुख आहे. न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिलेला आहे.
हिंदू धर्म की आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की भारत माता की भारत माता की